मन्नू भंडारी जी छठे दशक की एक महत्वपूर्ण लेखिका हैं। जी हाँ, आज मैं मन्नू भंडारी द्वारा रचित एक कहानी, यह भी आत्मकथा को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। जी हाँ, मैं आज आपके समक्ष एक कहानी, यह भी आत्मकथा का सार या सारांश को अत्यंत ही सरल भाषा में प्रस्तुत करना चाहता हूं। नमस्कार, हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आइए अब मैं समय न लेते हुए मन्नू भंडारी द्वारा रचित एक कहानी, यह भी आत्मकथा का मूल भाव या सार या सारांश अत्यंत ही सरल भाषा में आपके समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। एक कहानी, यह भी छठे दशक की महत्वपूर्ण लेखिका मन्नू भंडारी द्वारा रचित एक सुंदर आत्मकथा है। आत्मकथा में साधारणतः व्यक्ति का संपूर्ण जीवन लिपिबद्ध होता है, परंतु एक कहानी, यह भी मन्नू भंडारी जी की एक ऐसी आत्मकथा है जिसमें मन्नू भंडारी जी के जीवन का कुछ अंश ही उजागर हुआ है। लेखिका ने इस पाठ में अपने पारिवारिक जीवन तथा घरेलू वातावरण को बड़े ही ईमानदारी के साथ प्रस्तुत किया है, जिसका प्रभाव उनके व्यक्तिगत जीवन पर पड़ा था। इस आत्मकथा में मन्नू भंडारी जी ने किशोर जीवन से जुड़ी घटनाओं के साथ साथ उनके पिताजी और उनकी कॉलेज की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का व्यक्तित्व विशेषकर उभर कर आया है, जिन्होंने आगे चलकर उनके लेखकीय व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस पाठ में लेखिका ने बहुत ही खूबसूरती के साथ एक साधारण लड़की से असाधारण लड़की बनने की कथा को बड़े ही सुंदर ढंग से उजागर किया है। मन्नू भंडारी जी का जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा नामक गांव में हुआ था, परंतु लेखिका ने इस पाठ में जिस घर का उल्लेख किया है वह अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले का 2 मंजिला मकान है। उन्हें बस यही घर याद है। मकान की ऊपरी मंजिल पर पिताजी का घर था। पिताजी ऊपरी मंजिल पर ही रहा करते थे। वहां पिताजी का साम्राज्य होता था। लेखिका के पिताजी एक पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति थे। यही कारण था कि वे सदा पुस्तकों और कागजों के बीच घिरे हुए रहते थे। वह बहुत ही व्यस्त रहने वाले आदमी थे, परंतु उनका कोई भी काम व्यवस्थित नहीं होता था। वे प्रायः कुछ न कुछ पढ़ते लिखते रहते थे या फिर डिक्टेशन देते रहते थे। लेखिका अपने भाई बहनों के साथ तथा माताजी के साथ नीचे तल्ले वाले मकान में रहती थीं। अजमेर से पहले पिताजी इंदौर में रहा करते थे, जहां पिताजी का समाज में बहुत ही मान सम्मान था। वे राजनीति में भी भाग लिया करते थे। वह कांग्रेस दल के एक सक्रिय सदस्य थे। यही नहीं, वे केवल उपदेशक ही नहीं थे, बल्कि समाज सुधार के कार्यों में भी समय समय पर भाग लिया करते थे। लेखिका बतलाती हैं कि यह दिन उनके लिए बहुत ही खुशहाली के दिन थे। लेखिका के पिताजी बड़े ही उदार हृदय के व्यक्ति थे।
पिताजी इतने खुले दिल वाले थे कि 8-8, 10-10 विद्यार्थियों को घर में बुलाकर मुफ्त में पढ़ाया भी करते थे, जो आगे चलकर ऊंचे ऊंचे पद पर पहुंचे। वे एक तरफ बड़े ही कोमल तथा संवेदनशील प्रकृति के व्यक्ति थे, परंतु दूसरी तरफ इसके साथ ही साथ वे बड़े ही क्रोधी तथा अहंकारी स्वभाव के व्यक्ति भी थे। समय सदा एक सा नहीं चलता है, यानी अपने ही लोगों से धोखा खाने के कारण पिताजी इंदौर से अजमेर आ गए। लेखिका कहती हैं कि पिताजी की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे बिगड़ने लगी थी। कहने का अर्थ यह है कि आर्थिक झटके के कारण मजबूरन वे इंदौर छोड़कर सपरिवार अजमेर आ गए। यहाँ उन्होंने अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश जो अब तक अधूरा रह गया था, उसे यहाँ आने के बाद पूरा किया। इससे उन्होंने यश तो मिला, परंतु धन बिल्कुल नहीं मिला। आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ने के कारण उनके गुण भी धीरे धीरे अवगुण में बदलने लगे थे। धीरे धीरे वे क्रोधी, अहंकारी तथा सदा संदेह में घिरे रहने वाले व्यक्ति बन गए थे। पहले पिताजी सब पर आसानी से विश्वास कर लेते थे, परंतु अपने ही लोगों से धोखा खाने के कारण अब वे किसी पर आसानी से विश्वास नहीं करते थे। पिताजी की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वह अपनी परेशानियों को किसी को बतलाते नहीं थे। यही नहीं, न तो वे इस संदर्भ में अपनी पत्नी से बातचीत करते थे और न ही अपने बच्चों को ही भागीदार बनाते थे। घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ने के कारण नवाबी आदतें, अधूरी महत्वाकांक्षाएं धीरे धीरे खत्म होने लगी थी। वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति भी ठीक से नहीं कर पा रहे थे। उनका महत्व भी समाज में धीरे धीरे घटने लगा था, जिसके फल स्वरूप वे बहुत ही क्रोधी तथा अहंकारी होने लगे थे। यही नहीं, अपने ही लोगों द्वारा धोखा खाने के कारण वे बहुत ही शक्की भी हो गए थे। कभी कभी तो वे अपने बच्चों को बहुत ही डांटते रहते थे। यही नहीं, कभी कभी वे अपना सारा क्रोध अपनी पत्नी यानी लेखिका की मां पर निकालते थे। इसलिए मां उनसे सदा डरी हुई रहती थी, हमेशा थर थर कांपती रहती थी। मां कभी भी जल्दी से उनके पास जाती नहीं थी। बहुत जरूरत पड़ने पर ही वह उनके पास जाती थी। लेखिका के पिताजी ऐसे तो पहले सब पर आसानी से विश्वास कर लेते थे, परंतु अपने ही लोगों से धोखा मिलने के कारण अब वे पूरी तरह से सावधान हो गए थे। अब वे पूरी तरह से सशंकित हो गए थे। कभी कभी तो वे अपने ही बच्चों पर भी संदेह करने लगते थे। घर का माहौल अव्यवस्थित होने के कारण लेखिका बतलाती हैं कि पिताजी के व्यक्तित्व का कुछ प्रभाव भी मेरे ऊपर पड़ने लगा था। बचपन से ही लेखिका दुबली पतली, मरियल सी तथा एक काली कलूटी लड़की थी, जबकि ठीक इसके विपरीत उनसे 2 साल बड़ी बहन सुशीला बहुत ही सुंदर, स्वस्थ और
एक गोरी लड़की थी। गोरा रंग उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। यही कारण था कि पिताजी प्रायः बड़ी बहन की प्रशंसा किया करते थे, जबकि छोटी बहन की यानी लेखिका की निंदा किया करते थे। यही कारण था कि पक्षपात होने के कारण ही लेखिका में हीन ग्रंथियां धीरे धीरे जन्म लेने लगी थी, यानी उनमें हीनता की भावना आ गई थी। इसलिए आज भी जब कोई उन्हें सम्मान या उपलब्धि प्राप्त होती है तो उन्हें कभी विश्वास ही नहीं होता है कि उन्हें यह सम्मान कभी मिल सकता है। इसका प्रमुख कारण पिताजी का स्वभाव है। विशेषकर उनका शक्की स्वभाव ही झलकता है। लेखिका बतलाती हैं कि मेरे और पिताजी के विचार कभी भी मिलते नहीं थे, कभी भी मेल नहीं खाते थे। प्रायः किसी न किसी बात को लेकर पिताजी से टकराती रहती थी। ये सभी बातें उनके जीवन में आज भी किसी न किसी रूप में विद्यमान है। यह सब देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो पिताजी का यह अवगुण लेखिका के स्वभाव में भी चला गया था। आज भी उनके प्रभाव से वह मुक्त नहीं हो पाई है। केवल समय बदला है, रूप बदला है और कुछ भी नहीं बदला है। परंतु लेखिका की मां बिल्कुल अलग थी। वह बहुत ही धैर्यशाली महिला थी। यही नहीं, वह बहुत ही सहनशील महिला भी थी। पिता की आदेश का पालन करना वह अपना कर्तव्य समझती थी। यही कारण था कि वह अपने पति के हर आदेश का पालन करना अपना कर्तव्य समझती थी। वह पति के हर आदेश का पालन पूरे मनोयोग के साथ किया करती थी। वह अपने बच्चों की देखभाल बड़े ही जतन से किया करती थी। उनके हर उचित अनुचित आदेश का पूरा पूरा ध्यान रखना अपना कर्तव्य समझती थी और सबका साथ देती थी। उन्होंने जिंदगी भर अपने लिए कुछ नहीं मांगा और न ही कुछ चाहा, केवल उन्होंने दिया। यही कारण था कि घर के सभी लोग उनसे बहुत ही ज्यादा लगाव रखते थे। लेखिका बतलाती हैं कि इतना सब कुछ होते हुए भी उनके व्यक्तित्व में कुछ कमियां भी थी। लेखिका की मां बहुत ही भोली भाली, सीधी सादी तथा एक अनपढ़ महिला थी। इसलिए पति के हर तरह के अत्याचार को सहन कर लेना अपना भाग्य समझती थी। वह बच्चों की हर इच्छा को पूरा करने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहती थी। त्याग उनके जीवन की सबसे बड़ी विशेषता थी। परंतु मां का यह गुण लेखिका के लिए कभी भी आदर्श नहीं बन सका। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि वह एक निरीह, बेचारी तथा एक व्यक्तित्व विहीन महिला थी। इसलिए घर के सभी लोग उनके साथ गहरा लगाव रखते थे तथा सहानुभूति का भाव भी रखते थे। लेखिका 5 भाई बहन थी, जिसमें लेखिका सबसे छोटी थी। लेखिका की सबसे बड़ी बहन की शादी बहुत पहले ही तथा कम उम्र में ही हो गई थी, जिसके कारण लेखिका को उनके बारे में कुछ भी याद नहीं है। लेखिका बतलाती हैं कि ज्यादातर अपने से 2 साल बड़ी बहन यानी सुशीला के बारे में ही
सब कुछ याद है। लेखिका बचपन में अपने से बड़ी यानी 2 साल बड़ी सुशीला के साथ अनेक तरह का खेल खेला करती थी। वह अपने 2 भाइयों के साथ गुल्ली डंडा, पतंग उड़ाना, मांझा देना आदि खेल में भी उनके साथ रहती थी, उनके साथ खेल खेला करती थी। परंतु उनके खेल की एक निश्चित सीमा होती थी, उनका घर। घर कहने का अर्थ है अपना घर, पड़ोस और अपना मोहल्ला। वह उन्हीं दायरों के बीच खेला करती थी, जबकि उनके भाई घर से निकलकर मोहल्ले से बाहर जाकर भी कई तरह के खेल खेल सकते थे। लेखिका आज के वातावरण की तुलना जब अपने समय के वातावरण के साथ करती हैं तो हैरान हो जाती हैं। लेखिका कहती हैं कि उन दिनों की तुलना में आज का वातावरण बड़ा ही अद्भुत हो गया है, बड़ा ही विचित्र हो गया है। आज महानगरों में फ्लैटों की बाढ़ आ गई है। आज सब कुछ होते हुए भी हमारा जीवन कितना संकुचित, असहाय और असुरक्षित हो गया है। लेखिका ने अब तक अनेक कहानियां लिख चुकी थी। उनकी कहानियों को पढ़कर ऐसा लगता है मानो उनकी सभी कहानियों के पात्र इसी गली मोहल्ले से हैं। महाभोज उपन्यास का दास साहब भी इसी मोहल्ले के जान पड़ते हैं। इस घटना से साफ पता चलता है कि लेखिका के जीवन में बचपन की घटनाओं का, बचपन की यादों का कितना गहरा प्रभाव पड़ा था कि उनके उपन्यासों में तथा उनकी कहानियों के अनेक पात्र उनकी गली मोहल्लों के जान पड़ते हैं। सन 1944 ईस्वी आते आते लेखिका की बड़ी बहन यानी सुशीला का विवाह भी हो गया। दोनों भाई साहब भी आगे की पढ़ाई करने के लिए बाहर चले गए। घर में केवल लेखिका, पिताजी और भोली भाली माँ रह गई थी। पिताजी यह नहीं चाहते थे कि उनकी छोटी बेटी को रसोई बनाने की कला सिखाई जाए, इसलिए पिताजी ने लेखिका की पढ़ाई लिखाई पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया। कारण वे नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी केवल रसोई बनाने में ही कुशल हो जाए। दरअसल पिताजी रसोई घर को भटियार खाना कहते थे। उनका मानना था कि रसोई घर में रहने से खाना बनाना तो आ जाता है, परंतु अंदर की प्रतिभा और क्षमता धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। वह जीवन में कुछ नहीं कर पाती है। इसलिए पिताजी ने लेखिका को रसोई घर से सदैव दूर ही रखा। लेखिका बतलाती हैं कि घर में कभी कांग्रेस पार्टी तो कभी सोशलिस्ट पार्टी और तो और कभी कभी कम्युनिस्ट पार्टी के लोग भी आया करते थे। यही नहीं, कभी कभी आरएसएस के लोग भी आते थे। पिताजी की यही इच्छा थी कि उनकी बेटी हमारे देश में जो देशव्यापी आंदोलन चल रहा है उसे अच्छी तरह समझे, उसे अच्छी तरह जाने। कम उम्र की लड़की होने के कारण लेखिका उनकी सारी बातें सुनती थी पर समझ नहीं पाती थी। हाँ, कुछ कुछ समझती थी और कुछ कुछ समझ भी नहीं पाती थी, इसलिए वह किसी बात का विरोध नहीं करती थी। हाँ, उस समय के क्रांतिकारी विचार तथा वीर बलिदानियों की गौरव गाथा सुनकर रोमांचित अवश्य हो जाती थी। यह सब सुनना उन्हें बहुत ही अच्छा लगता था। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में किसी न किसी
व्यक्ति का प्रभाव अवश्य पड़ता है और यह प्रभाव दूरगामी प्रभाव पड़ता है। लेखिका के बचपन पर पिताजी का प्रभाव तो पड़ा ही था, आगे चलकर शीला अग्रवाल जी का भी प्रभाव पड़ा। शीला अग्रवाल जो हिंदी की एक प्राध्यापिका थी, लेखिका के जीवन पर शीला अग्रवाल का भी अच्छा प्रभाव पड़ा। लेखिका के जीवन पर पिताजी के व्यक्तित्व का इस तरह प्रभाव पड़ा कि लेखिका हीन भावना से ग्रसित हो गई। लेखिका देखने में बहुत सुंदर तो नहीं थी, काली थी। यह हीन भावना उनके मन में हमेशा ही बनी रही। पिताजी के कारण ही वह सखी बन गई तथा विद्रोही भी बन गई। यही नहीं, पिताजी के कारण ही कई लोगों से मिलने के कारण लेखिका देश व समाज के प्रति जागरूक हुई। लेखिका के व्यक्तित्व में एक तरह से निखार आया। 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होने के बाद लेखिका किताब पढ़ने के साथ साथ बहसें भी सुनने लगी थी तथा इस तरह की बहसों में भी खूब भाग लेने लगी थी। यही नहीं, वह बहस भी करने लगी थी। सन 1945 ईस्वी में उन्होंने कॉलेज में दाखिला लिया, जहां उनका परिचय शीला अग्रवाल जी से हुआ, जो हिंदी की एक जानी मानी प्राध्यापिका थी। उन्होंने लेखिका को कई चुनिंदा पुस्तकों को पढ़ने के लिए दिया। इन पुस्तकों को पढ़कर लेखिका को बहुत ही अच्छा लगा। लेखिका ने इसी क्रम में शरतचंद्र से लेकर प्रेमचंद तक का भी अध्ययन किया। यही नहीं, उन्होंने जैनेन्द्र कुमार जैन, अज्ञेय, यशपाल तथा भगवती चरण वर्मा जी को भी पढ़ा। धीरे धीरे वह कहानियों और उपन्यासों को लेकर बहस भी करने लगी। लेखिका को जैनेन्द्र कुमार की लेखन शैली बड़ी ही अच्छी लगी। आगे चलकर वह सुनीता उपन्यास पढ़ी। यही नहीं, उन्होंने आगे चलकर अज्ञेयकृत, शेखर एक जीवनी तथा नदी के द्वीप का भी अध्ययन किया। पुस्तकों के अध्ययन के फल स्वरूप लेखिका के विचार व्यवहार में भी काफी परिवर्तन आया। उन दिनों कुछ बातें समझ पाती थी और कुछ कुछ बातें उनके सर के ऊपर से निकल जाती थी। यही नहीं, उन्होंने जैनेन्द्रकृत, सुनीता, त्यागपत्र पढ़ने के साथ साथ भगवती चरण वर्मा कृत चित्रलेखा उपन्यास को भी पढ़ा। समय मिलने पर शीला अग्रवाल के साथ साथ किसी न किसी विषय को लेकर बहस भी करने लगती थी। अतः शीला अग्रवाल से मिलने के बाद न केवल लेखिका के मन पर साहित्य के प्रति लगाव उत्पन्न हुआ, बल्कि अपने देश की स्थितियों को समझने और सक्रिय रूप से भाग लेने का भी मन में विचार पैदा हुआ। लेखिका को क्रियाशील, क्रांतिकारी और आंदोलनकारी बनाने में शीला अग्रवाल जी का बहुत योगदान था। अन्याय के विरुद्ध भी लड़ना शीला अग्रवाल जी ने ही सिखलाया था। सन 1946-47 का समय था। देश में चारों तरफ प्रभात फेरियां, हड़तालें, जुलूस, भाषण आदि जोर शोर से चल रहे थे। देश का हर युवा देश के लिए पूरे दमखम के साथ और पूरे जोश के साथ खड़ा था। वे देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार खड़े थे। फिर लेखिका चुपचाप कैसे रह सकती थी? वह चुपचाप पीछे कैसे रह सकती थी? शीला अग्रवाल जी के जोशीले भाषण और
जोशीली बातों ने उनके रग रग में लावा भर दिया था। फिर क्या था, लेखिका भी सड़कों पर उतरकर घूमकर नारे लगवाती, हड़तालें करवाती, घर में भी कभी न कभी किसी न किसी बात को लेकर पिताजी से टक्कर भी हो जाती थी और यह टक्कर राजेंद्र बाबू से शादी होने तक चलती रही। एक दिन की बात है, एक दिन कॉलेज के प्रिंसिपल का पत्र आया जिसमें पिताजी को प्रिंसिपल से मिलने तथा लड़की की गतिविधियों के कारण उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की बात लिखी हुई थी। पत्र पढ़ते ही पिताजी आग बबूला हो गए। कहने लगे कि यह लड़की उन्हें कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रखेगी। पता नहीं प्रिंसिपल के पास जाकर मुझे और क्या क्या सुनना पड़ेगा। चारों बच्चे इसके पहले पढ़े पर किसी ने भी ऐसा दिन नहीं दिखलाया था। गुस्से से भन्नाते हुए पिताजी कॉलेज पहुंचे। लेखिका जानबूझकर पड़ोस में रहने वाली एक मित्र के घर जाकर बैठ गई, क्योंकि लेखिका को पता था कि जब पिताजी कॉलेज से लौटकर आएंगे तो पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। लेखिका ने मां को भी बतला दिया था कि जब पिताजी कॉलेज से लौटकर आएंगे और उनका गुस्सा शांत हो जाएगा तब मुझे बुला लेना। लेकिन उनके आने के बाद मां ने लेखिका को बतलाया कि पिताजी तो आज बहुत खुश हैं, उन्होंने तुम्हारे बारे में ऐसा वैसा कुछ भी नहीं कहा है, चलो घर चलो। मां की बातें सुनकर कुछ देर के लिए विश्वास नहीं हो रहा था कि पिताजी सचमुच घर में खुश होंगे। घर पहुंचकर देखा तो पता चला कि पिताजी आज सचमुच बहुत ही खुश थे। पिताजी को आज मुझ पर बहुत गर्व अनुभव हो रहा था। भले ही प्रिंसिपल ने मेरी शिकायत की हो, परंतु उन्हें मेरे ऊपर गर्व महसूस हो रहा था। कॉलेज जाने के बाद उन्हें यह पता चला कि कॉलेज की सारी लड़कियां मेरी मुट्ठी में है, जिससे प्रिंसिपल को कॉलेज चलाने में बड़ी दिक्कत हो रही है। प्रिंसिपल ने उनसे यह भी कहा कि बेटी को अपने घर पर बैठा कर रखें। आपकी बेटी की वजह से मेरे लिए कॉलेज चलाना बड़ा ही कठिन हो गया है। तब उन्होंने गर्व से कहा कि यह तो पूरे देश की पुकार है, इस पर कोई कैसे रोक लगा सकता है। सचमुच उस दिन पिताजी बहुत प्रसन्न थे। मुझे न तो अपनी आंखों पर विश्वास हो रहा था और न ही अपने कानों पर यकीन हो रहा था, पर यह सब कुछ सच था। लेखिका के साथ एक और घटना घटी जब उन्हें पिताजी के विरोध का सामना करना पड़ा। पिताजी को अपना मान सम्मान बहुत ही प्यारा था। वह अपनी प्रतिष्ठा के विरुद्ध किसी से किसी तरह की बात सुनना पसंद नहीं करते थे। उन दिनों हमारे देश में आजाद हिंद फौज का मुकदमा जोर शोर से चल रहा था, जिसके फलस्वरूप चारों तरफ हड़तालें हो रही थी। जो हड़ताल नहीं कर रहे थे, छात्रों का एक बहुत बड़ा दल उन्हें हड़ताल करवा रहा था। हड़ताल में शामिल होने के लिए विवश कर रहा था। जगह जगह लंबे लंबे भाषणबाजी भी हो रही थी। लेखिका ने भी कई जगह लंबे लंबे भाषण भी दिए थे। पिताजी के एक मित्र थे जो बड़े ही दकियानुसी यानी पुराने विचारधारा के
व्यक्ति थे। उन्होंने पिताजी को मेरे बारे में यानी लेखिका के बारे में यह शिकायत की कि अरे उस मन्नू की तो मत मारी गई है। पर भंडारी जी, आपको क्या हुआ है? ठीक है, आपने लड़कियों को आजादी दी है, पर देखते हैं जाने कैसे कैसे उल्टे सीधे लड़कों के साथ हड़तालें करवाती, हुड़दंग मचाती फिर रही है। वह हमारे आपके घरों की लड़कियों को शोभा नहीं देता है। यह सब कोई मान मर्यादा, इज्जत आबरू का ख्याल भी रह गया है कि नहीं आपको? यह सब सुनकर पिताजी बहुत क्रोधित हो गए। उन्हें यह सब सुनकर बहुत ही बुरा लगा। घर आकर सारा दिन घर में चिल्लाते रहे। बस यही सब सुनने को रह गया था। लोग घर जाकर थू थू करके चले जाएं और हम कुछ न कर सकें। बंद करो अब इस मनु का घर से बाहर निकलना। दकियानुसी मित्र की बातें सुनकर पिताजी ने लेखिका का घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। तभी एक चमत्कार हो गया। अजमेर के सबसे प्रतिष्ठित अम्बा लाल जी, जो शहर के एक जाने माने प्रतिष्ठित डॉक्टर थे, उनके पास आए। लेखिका को देखते ही वे उसकी प्रशंसा करने लगे। कहने लगे, आओ मन्नू, मैं तो चौपड़ पर तुम्हारा भाषण सुनते ही तुम्हें बधाई देने के लिए यहाँ चला आया हूँ। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। पिताजी की तरफ इशारा कर उन्होंने कहा कि क्या भंडारी जी, आप घर में हमेशा घुसे ही रहते हैं या घर से बाहर कभी कभी निकलते हैं? भंडारी जी, घर से कभी कभार बाहर भी निकला करें। यू हैव मिस्ड समथिंग। बेटी की प्रशंसा सुनकर पिताजी का क्रोध शांत हो गया और क्रोध धीरे धीरे गर्व में बदल गया। मन्नू भंडारी जी ने राहत की सांस ली। मन्नू भंडारी जी आगे कहती हैं कि मेरे पिताजी अंतर्विरोधों के बीच जीवन जी रहे थे। एक तरफ तो मेरे पिताजी विशिष्ट बनना चाहते थे, वहीं दूसरी तरफ सामाजिक छवि को लेकर भी बड़े ही सजग रहते थे। परंतु ये दोनों बातें एक साथ कभी नहीं चल सकती है। सन 1947 ईस्वी में मई महीने में एक और घटना घटी। शीला अग्रवाल जी को कॉलेज वालों ने लड़कियों को भड़काने तथा कॉलेज का अनुशासन बिगाड़ने के आरोप में नोटिस देकर बाहर निकाल दिया। यही नहीं, जुलाई महीने में थर्ड ईयर की क्लासेस बंद करके लेखिका के साथ साथ अन्य 2 लड़कियों को भी कॉलेज से निकाल दिया। लेखिका ने कॉलेज के बाहर रहकर काफी हुड़दंग मचाया कि कॉलेज वालों को अगस्त महीने में थर्ड ईयर खोलना पड़ेगा। सफलता भी मिली, परंतु इससे भी बड़ी सफलता हमें मिली कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा भारतवर्ष आजाद हो गया। एक कहानी, यह भी आत्मकथा यहीं समाप्त हो जाती है। इस तरह हम देखते हैं कि एक कहानी, यह भी शीर्षक आत्मकथा मन्नू भंडारी द्वारा रचित एक सुंदर आत्मकथा है। इस आत्मकथा में मन्नू भंडारी जी ने अपने व्यक्तिगत जीवन को बड़े ही सुंदर ढंग से, साथ ही साथ ईमानदारी के साथ हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है, जिसमें उन्हें पूरी सफलता मिली है। उनके व्यक्तिगत जीवन में जो उतार चढ़ाव आया था तथा
उनके व्यक्तित्व को निखारने में, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, पिताजी के व्यक्तित्व का योगदान हो या फिर शीला अग्रवाल जी का, लेखिका ने उसे बड़े ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। लेखिका ने पूरी गंभीरता तथा ईमानदारी के साथ सभी चीजों को बड़े ही सुंदर ढंग से चित्रित किया है, जिसमें उन्हें पर्याप्त सफलता मिली है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। याद रखिएगा, मेरा यह चैनल, मेरा यह वीडियो एक एडुकेशनल वीडियो है, यह एक एडुकेशनल चैनल है। अतएव लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, यदि मेरे वीडियो में अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि नजर आती है तो आप साफ कमेंट्स करें, ताकि मैं उन गलतियों पर ध्यान दे सकूं और आपके लिए और भी अधिक सुंदर और भी अधिक आकर्षक वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर सकूं, ताकि आप अधिक से अधिक इसका फायदा उठा सकें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।